बनारसी 3 और सालों बाद। तेज संगीत और लोगों की बातचीत के शोरगुल के बीच मेरे आने पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। हाई क्लास पार्टियां मुझे नर्वस कर देती है और यदि मुमकिन होता तो मैं उस दिन राघव के ग्रेजुएशन की पार्टी से खुशी खुशी चला जाता, लेकिन मैं वहाँ केवल इसलिए गया था ताकि ये ना समझा जाए कि मैं उससे जल रहा हूँ। मुझे वाकई उससे किसी तरह की कोई जलन नहीं थी। 3 महीने बाद मेरा कॉलेज गंगाटेक खुलने वाला था। 3 साल तक दिन रात मेहनत के बाद आखिरकार मेरा कॉलेज बनकर तैयार था। मुझे जल्द ही फैकल्टी रिक्रूटमेंट के इंटरव्यू लेने थे और AICTI के इंस्पेक्शन की डेट भी मुझे मिल चुकी थी। ऐसे में BHU की कोई स्टूपिड डिग्री मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थी, क्योंकि जल्द ही मैं खुद स्टूडेंट को डिग्रियां बांटने वाला था। हे, राघव ने जोर से कहा। बडी, तुम थे कहाँ? कंप्यूटर सप्लायर के साथ बात कर रहा था, मैंने कहा। ऐसे लगा जैसे राघव ने मेरी बात सुनी नहीं। मेरे कॉलेज के लिए हम वहाँ एक कंप्यूटर सेंटर चालू कर रहे हैं, मैंने कहा। राघव ने अपना हाथ उठाया। गुड शो, गिव मी हाई फाइव। उसने इतनी जोर से ताली मारी कि मेरा हाथ झनझना गया। ड्रिंक चाहिए, राघव ने कहा। बार वहाँ है। उसने डाइनिंग टेबल की ओर इशारा किया जहाँ बियर, रम और कोक रखे थे। लोग प्लास्टिक ग्लासेस में अपने लिए ड्रिंक बना रहे थे। उस रात राघव के माता पिता जानबूझकर किसी रिलेटिव के यहाँ रुक गए थे ताकि राघव और कॉलेज के दोस्त दिल खोलकर मौज मस्ती कर सके। मैंने नजरें घुमाकर राघव के दोस्तों को देखा। 30 लड़के, जिनमें से अधिक ने चश्मे और पुरानी टी-शर्ट पहन रखी थी और जो जॉब ऑफर्स के बारे में बकबक किए जा रहे थे, और केवल 3 लड़कियां जिनके ड्रेस सेंस को देखकर ही लग रहा था कि वे इंजीनियरिंग कॉलेज की है। मैंने अपने लिए रम और कोक की ड्रिंक्स तैयार की। फिर मैं आइस खोजने लगा। डाइनिंग टेबल पर आइस नहीं थी, इसीलिए मैं किचन की ओर बढ़ा। लंबी चोटियों वाली एक लड़की एक बड़े से चॉकलेट केक पर मोमबत्तियां सजा रही थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। केक की डिज़ाइन गियर शेड थी और उस पर सफ़ेद मर्जीपन से लिखा हुआ था, हैप्पी ग्रेजुएशन। गोपाल, आरती ने मुझे देखते ही कहा। मैं फ्रिज से जैसे तैसे आइस ट्रे निकाल रहा था। उसकी आवाज़ ने मुझे रोमांचित कर दिया। हमें मिले शायद, आरती ने कहा। 1 साल हो गया होगा। मैं वाकई उसके संपर्क में नहीं रहता था। हाय, मैंने कहा। ऐसा नहीं है कि मैं उससे दूर भागना चाहता था, लेकिन मुझे उसके संपर्क में बने रहने की कोई तुक भी नज़र नहीं आती थी। मुझे लगता था कि मेरे लिए कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरों पर चिल्लाना उसके मुंहों से उसकी डेट्स के बारे में सुनने से ज़्यादा फ़ायदेमंद था। मैंने उसके कॉल्स को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया था और जल्द ही वो भी मुझसे दूर हो गई। हाँ, आई एम सॉरी, गलती मेरी है, मैंने कहा। मैं साइट पर बहुत बिजी हो गया था। उसने मेरा हाथ से आइस ट्रे ले ली, आइस क्यूब्स निकालने के लिए उससे मरोड़ा और 2 क्यूब्स निकालकर मेरे ग्लास में डाल दिए। मैं तुमसे सफाई नहीं मांग रही हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि मैं अब तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं रही। ये सच नहीं है। मेरे पास मेरी साइट थी, तुम्हारे पास राघव था, मैंने कहा। हमारे सामने अपनी अपनी जिंदगियाँ थी और मेरा बॉयफ्रेंड है। इसका ये मतलब नहीं कि वो मेरी पूरी जिंदगी बन गया है। ओके, आरती ने कहा। वेल, वो लगभग तुम्हारी पूरी जिंदगी जैसा ही है ना, मैंने कहा। मैंने उसे अपनी ड्रिंक ऑफर की, उसने मना कर दिया। वो फिर केक सजाने लगी। ऐसा नहीं है, कोई भी इंसान आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता कि आपकी पूरी जिंदगी बन जाए। क्या बात है, मैंने कहा। कुछ हुआ क्या? नहीं, उसने कहा। मुझे लगा उसने नहीं कहने में कतई देर नहीं लगाई थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। राघव ग्रेजुएट हो गया है। उसे इन्फोसिस से जॉब का ऑफर है। मेरा एम्बिशन कोर्स भी जल्दी ख़त्म होने वाला है। सब कुछ पहले की तरह मजबूत है। क्या? मैंने कहा। हमारा रिश्ता? हमारा? मेरा और राघव का, उसने कहा। जाहिर है, मैंने कहा। उसने राघव के पास ले जाने के लिए केक उठाया। मैं अब तुम्हारे टच में रहूँगा, मैंने कहा। दैट वुड बी नाइस। मैं पूरे 1 साल से नाव में नहीं बैठी हूँ, उसने कहा और मुस्कुरा दी। वही
कंफ्यूजिंग हड़बड़ाहट भरी आरती फिर लौट आई थी। आखिर उसकी बातों का क्या मतलब था? क्या वो हमारी नाव शेर को मिस कर रही थी? क्या वो मेरे साथ होने को मिस कर रही थी? क्या वो मुझे उकसाने की कोशिश कर रही थी, या वो बस यूं ही बातें बना रही थी? मैं इन्हीं विचारों में डूबा हुआ किचन से बाहर चला आया। सभी राघव के इर्द गिर्द खड़े थे। उसके हाथ में चाकू था। आरती उसके पास खड़ी थी। राघव ने केक काटा। सभी ने तालियां बजाई और हुट किया। मुझे लगा कि शायद किसी कॉलेज से ग्रेजुएट होना वाकई बड़ी बात होती है। राघव ने केक का पहला टुकड़ा आरती को खिलाया। आरती ने भी उसे एक टुकड़ा दिया। जैसे ही राघव ने केक खाने को अपना मुंह खोला, आरती ने उसके चेहरे पर केक लगा दिया। सभी ने ठहाक लगाया और तालियां पीटी। मुझे लगा कि मैं एक ऐसी जगह आ गया हूँ जहाँ मुझे आना नहीं चाहिए था। आखिर मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ? ये लोग मुझे बुलाते ही किस लिए हैं? स्पीच। सभी चाहते थे कि राघव कुछ कहे। आरती ने एक टिश्यू लिया और उसका चेहरा पोंछ दिया। वेल फ्रेंड्स, आपके ग्रेजुएशन पर आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, राघव ने कहा। हमने एक दूसरे के साथ 4 बेहतरीन साल बिताए। अब जब हम जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि हमारे दिल में हमारे कैंपस के लिए हमेशा एक खास जगह बनी रहेगी। हम अब भी साथ ही रहेंगे डूड, एक चश्मिश लड़के ने उसे टोकते हुए कहा। इन्फोसिस में 7 स्टूडेंट्स ने अपने ग्लास हवा में उठाया। उन सभी को उस सॉफ्टवेयर कंपनी से ऑफर आए थे। चीयर्स, उन्होंने कहा। राघव चुप रहा। एक्चुअली मैं कुछ अनाउंस करना चाहता हूँ, उसने कहा। मैं जॉब नहीं करूँगा। क्या? सभी की हैरियत भरी आवाज़ सुनाई दी। हाँ, मैंने यहीं रहने का फैसला किया है, राघव ने कहा और अपना हाथ आरती के कमर पर लपेट दिया। मेरे प्यार के करीब। हाँ ठीक है, आरती ने राघव के गाल से आइसिंग का एक धब्बा पोंछते हुए कहा। सभी को सही वजह बताओ। लेकिन यही तो सही वजह है, उसने खिलखिलाते हुए कहा। नहीं, आरती ने लोगों की ओर मुड़ते हुए कहा। मिस्टर राघव कश्यप यहाँ इसलिए रुके हैं क्योंकि वे दैनिक में एक रिपोर्टर की तरह ज्वाइन करना चाहते हैं। लोगों में हैरत भरी फुसफुसाहटें दौड़ गई। राघव ने कॉलेज की पत्रिका संपादित की थी और उसने एक अखबार के लिए इंटर्नशिप भी की थी। बहरहाल बहुत कम लोगों को ये अंदाज़ा था कि उसमें इतना साहस होगा कि वो इन्फोसिस का जॉब छोड़कर एक अखबार का पत्रकार बनना चाहेगा। राघव अपने दोस्तों से बतियाने लगा। आरती केक की स्लाइस काट कर सभी को देने लगी। संगीत फिर जोर से गूंजने लगा। मैंने एक और ड्रिंक बनाया। मैं सोचने लगा कि क्या अब मुझे यहाँ से चल देना चाहिए। आरती ने मुझे कागज़ की एक प्लेट पर केक दिया। मैंने मना कर दिया। तो तुम्हारा कॉलेज कब खुल रहा है? उसने पूछा। 3 महीने बाद गंगाटेक के एडमिशन शुरू हो जाएंगे, मैंने कहा। रियली? कैन आई अप्लाई? वो हंस पड़ी। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें यूं ही एक डिग्री दे दूंगा। तुम्हें क्लासेस अटेंड करने की भी जरूरत नहीं है, मैंने कहा। रियली? उसने अपनी एक उंगली नचाते हुए कहा। ठीक है, मुझे राघव की तरह है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की एक डिग्री दे दो, लेकिन मुझे उससे बेहतर मार्क्स चाहिए। शो, मैंने कहा। वो और जोर से हंस पड़ी। मैंने पिछले 4 सालों में आरती को भुलाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन इसके बावजूद उसकी एक ही हंसी मेरी सालों की मेहनत को नाकाम कर सकती थी। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे सब कुछ पहले जैसा ही हो। इस दौरान हमारे बीच कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन मुझे जाना था। मैंने धीमे से फुसफुसा कर कहा, अब मुझे चलना चाहिए। क्यों? उसने कहा। तुम अभी अभी तो आए हो। मैं अपने आप को यहाँ फिट नहीं महसूस करता। इट्स ओके। मैं भी इन सब लोगों को कहाँ जानती हूँ। सभी इंजीनियर से। चलो बालकनी में चलते हैं। हम राघव की बालकनी में बैठ गए। मैं अपनी ड्रिंक की छोटी चुस्कियाँ भरता रहा। हवा के कारण आरती के बाल उड़कर मेरे चेहरे पर आ रहे थे। मैं उससे थोड़ा दूर खिसक गया। तुमने एम्बिशन एकेडमी में अपना कोर्स पूरा कर लिया? मैंने कहा। हाँ, 2 महीना पहले ही ख़त्म हो गया था। मैं सभी एयरलाइंस के लिए अप्लाई कर रही हूँ। देखते हैं वे लोग मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं या नहीं, उसने कहा। लेकिन वाराणसी में तो कोई एयरलाइन नहीं है। हाँ, मुझे दिल्ली या मुंबई जाना पड़ेगा। बेंगलोर में भी एक नई लो कास्ट एयरलाइन है।
डिपेंड करता है? किस पर डिपेंड करता है? मैंने पूछा। इस पर कि मुझे कहाँ जॉब मिलता है। ऑफ कोर्स, अब चूंकि राघव यहाँ है इसीलिए मामला कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। वो दूसरे शहर में भी पत्रकार बन सकता है ना? मैंने कहा। शायद, उसने अपने बालों को अपने कान के पीछे करते हुए कहा। लेकिन उसे बनारसी पसंद है। उसे इस जगह और यहाँ की समस्याओं के बारे में पता है। तुम्हारी ड्रिंक कैसी है? मैं एक सिप ले सकती हूँ? मैंने उसे अपना ग्लास दे दिया। उसे इस दैनिक के जॉब के लिए कितना पैसा मिलता है? मैंने कहा। मैं जानना चाहता था कि राघव कमा कितना रहा है। उसने कुछ घूंट पिए और ग्लास अपने पास ही रखा। इन्फोसिस उसे जितना देता उससे 1/3, उसने कहा। वाओ, और उसके पेरेंट्स को भी इससे कोई एतराज़ नहीं है? कैसे नहीं होगा? जब उसने उन्हें बताया तो वे आंख बगुला हो गए। सवाल पैसों का नहीं है। वो अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री का कोई इस्तेमाल भी नहीं कर रहा है। वे लोग अब भी अपसेट हैं तो क्या? उसे किसी बात की कोई परवाह नहीं है। उसका मानना है कि हर रिवॉल्यूशन की शुरुआत घर से ही होती है। समाज केवल तभी बदलता है जब घर के नियम कायदे तोड़े जाते हैं। रिवॉल्यूशन, मैंने कहा। हाँ, उसका दिमाग पूरी तरह से उसमें लगा हुआ है। द ग्रेट इंडियन रिवॉल्यूशन। अरे, मैं तो तुम्हारी पूरी ड्रिंक पी गई। आई एम सो सॉरी, उसने कहा और माफ़ी मांगने का अंदाज में मेरी बाह छू ली। इट्स फाइन, मैं एक और बना लूँगा। और तुम उसके करियर चॉइस को लेकर खुश हो? ऑफ कोर्स, मेरा मानना है कि हमें वही काम करना चाहिए जो हमारा पैशन हो। मैं भी तो वैसा ही कर रही हूँ। ये अलग बात है कि एक एयर होस्टेस होना क्रांतिकारी होने जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो मेरे मन का काम तो है ही। और ये रिवॉल्यूशन एग्जैक्टली किस तरह की होगी? मैंने झंझलाहट में कहा। वेल, राघव को लगता है कि भारत के लोग एक ना एक दिन वास्तविक क्रांति करेंगे। वो यही सोचता है। क्यों? उसी से पूछो, वो तुम्हें बताएगा। रुको, मैं हमारे लिए और ड्रिंक्स बना देती हूँ। वो फिर भीतर चली गई। मैं बालकनी में ही इंतज़ार करता रहा। मैं घर में मौजूद आत्मसंतुष्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरों से दूर रहना चाहता था। मैं उस दिन की कल्पना करने लगा जब मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स को जॉब मिलेगा। मैं सोचने लगा कि क्या कभी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियां गंगाटेक में विजिट करने आएंगी। ऑफ कोर्स, पहले तो हमें एडमिशन शुरू करने होंगे। वो एक ट्रे लेकर लौटी। उसमें 2 ड्रिंक्स के साथ ही एक प्लेट भी थी जिसमें सैंडविच, केक और आलू चिप्स थी। मुझे लगा तुम्हें भूख लग आई होगी, उसने कहा। आरती हमेशा इसी तरह देखभाल करने वाली माँ की तरह पेश आती थी। थैंक्स, मैंने अपना ग्लास लेते हुए कहा। अब बताओ, तुमने मुझे क्यों भुला दिया? आरती ने कहा। किसने कहा कि मैंने तुम्हें भुला दिया है? मैंने कहा। हमारी आंखें मिली। 3 सेकंड के बाद मुझे असहज लगने लगा। पहले मेरी ही पलकें झपकी। अब मेरे पास मोबाइल फ़ोन है। तुम्हें मेरा नंबर चाहिए? उसने कहा। श्योर, मैंने कहा। शुक्ला जी ने मुझे सेलफोन दिया था। हमने एक दूसरे को अपने नंबर दिए। मैं चलकर तुम्हारा कॉलेज देखना चाहूँगी, उसने कहा। उसे खुल जाने तो दो, मैं उसके शुभारंभ पर कार्यक्रम करवाऊंगा, मैंने कहा। क्या ये कॉलेज ही तुम्हारा पैशन है? उसने पूछा। पता नहीं, लेकिन जिंदगी ने मुझे इससे बेहतर मौका कोई दूसरा नहीं दिया। क्या तुम्हारे जीवन में कभी कोई पैशन रहा है गोपाल? वो एक अद्भुत फीलिंग होती है, आरती ने कहा। मैं चुप रहा और उसकी ओर देखता रहा। वही तो मेरी पैशन थी। कुछ भी? उसने पूछा। पैसा, मैं खूब पैसा कमाना चाहता हूँ, मैंने कहा। उसने अपने हाथों को झटक दिया। ओ कम ऑन, उसने कहा। ये पैशन नहीं, ये एम्बिशन है। जो भी हो, चलो अब अंदर चलते हैं। मैं खड़ा हो गया। मैं नहीं चाहता था कि राघव हमें अकेला देख ले। यही रहो ना, उसने मनोहर के अंदाज में कहा और मेरा हाथ खींचकर मुझे नीचे बिठा लिया। हम इतने दिनों से नहीं मिले हैं। तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। प्यार अद्भुत होता है। ये फीलिंग पैशन से भी बेहतर होती है, उसने कहा। प्यार करना केवल तभी अद्भुत होता है जब वो शख्स भी आपको प्यार करे जिससे आप प्यार करते हैं, मैंने कहा। लेकिन ये कहते ही मुझे अफसोस हुआ कि मैंने ऐसा क्यों कहा।
आउच, ये तो तुमने मुझी पर वार कर दिया। आई एम सॉरी, मैंने कहा। वो बहुत पुरानी बात हो गई है और राघव और मैं एक दूसरे के साथ खुश हैं, बहुत खुश। अब हम अंदर चलें, मैंने कहा। यदि तुम चाहो तो अपने लिए कोई भी अच्छी सी लड़की खोज सकते हो गोपाल। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मैंने कहा और दूसरी तरफ देखने लगा। उसने मेरी ठोंडी पकड़ी और मेरे चेहरे को अपनी तरफ घुमा लिया। तुम्हारे पास अपना एक कॉलेज होगा और यदि तकदीर ने मेरा साथ दिया तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक फ्लाइट अटेंडेंट बनकर लोगों को चिप्स सर्व करती रहूँगी। तुम एक बेहतर लड़की खोज सकते हो, तुमसे भी बेहतर लड़की, मैंने कहा। बिल्कुल, उसने कहा। ये मुमकिन नहीं है आरती, मैंने कहा। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती मैं फिर उठ खड़ा हुआ और पार्टी में चला गया। मैं राघव के पास गया और उससे कहा कि मुझे एक कॉन्ट्रैक्टर से मिलना है, इसीलिए मुझे जाना होगा। ऐसा लगा जैसे उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं उसके अपार्टमेंट से बाहर आया और नीचे चला आया। आरती मुझे पुकारते हुई मेरे पीछे चली आई। मैंने पीछे मुड़ कर देखा। क्या है, मैंने कहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे मन में अब भी मेरे लिए किसी तरह की फीलिंग्स है? मैंने कसकर थूक निगला। कतई नहीं, मैंने कहा और तेजी से बाहर चला गया। तुम लोग कितना लंबा ब्रेक लेते हो, मैं चिल्लाया। मुख्य कैंपस भवन के समीप मजदूरों का एक समूह बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। 2:30 बज गए हैं। खाने का समय 1 घंटा पहले ही खत्म हो गए हैं। AICTI के फाइनल इंस्पेक्शन में अब केवल 7 दिन बचे थे। क्लासरूम पर एक और बार पेंटिंग की जरूरत थी, लेकिन मजदूरों को फिक्र ही नहीं थी। आपका काम हो जाएगा साहब, एक मजदूर ने उस अखबार को समेटते हुए कहा जिस पर वो बैठा था। उसने फटी बंडी और गहरे रंग की गंदी पतलून पहन रखी थी जिस पर सब तरफ पेंट लगा हुआ था। यदि इंस्पेक्टर हमसे नाराज हो गए तो मेरा कॉलेज नहीं खुल पाएगा, मैंने कहा। आपके कॉलेज को भला कौन ना कह सकता है? मजदूर उठ खड़ा हुआ। दूसरे मजदूरों ने भी अपने साफे बांध लिए। उन्होंने अपने अपने ब्रश उठाए और क्लासरूम की ओर चले गए। मैं बरगद के पेड़ के नीचे बैठा रहा। मैं हर दूसरे घंटे में मजदूरों को हाँक कर उनसे काम कराने के अपने डेली रूटीन से थक चुका था। मैंने मजदूरों के पीछे छूट गए अखबारों पर नजर डाली। एक हेडलाइन ने मेरा ध्यान खींचा, बनारसी को और कॉलेजों की जरूरत है। मैंने अखबार उठा लिया। हेडलाइन के नीचे लेखक का नाम था राघव कश्यप। लेख में बताया गया था कि किस तरह पिछले 10 सालों में बनारसी में युवाओं की आबादी बेहद बढ़ गई है, लेकिन कॉलेजों की संख्या में इतनी तेजी से बढ़ोतरी नहीं हो सकी है। किस तरह सरकार एजुकेशन को अपनी प्राथमिकता बना सकती है। उसने ये भी कहा था कि सरकार को कॉलेजों को इस बात की अनुमति देनी चाहिए कि वे कानूनी तरीके से मुनाफा कमा सके ताकि कॉरपोरेट्स इस क्षेत्र में प्रवेश करें और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारें। भले ही ये लेख राघव ने लिखा था, लेकिन वो मुझे अच्छा लगा। वो लेख मेरे बिजनेस के भले के लिए ही बात कर रहा था। लेख में अलग से एक बॉक्स भी थी जिसमें बनारसी में खुलने वाले कॉलेजों की सूची थी। उनमें 5 नाम थे। मैंने देखा उसमें गंगा टेक का नाम भी शामिल था। वाओ, मैंने मन ही मन कहा। मैं रोमांचित था। मैंने इससे पहले कभी गंगा टेक का नाम प्रिंट में नहीं देखा था। मैंने शुक्ला जी का एक नंबर घुमाया। वेल डन, शुक्ला जी ने कहा। आप बस देखते जाओ कि कॉलेज खुलने के बाद हमें कितना प्रचार मिलता है। मैं चाहता था कि राघव को फ़ोन लगाऊं और उससे कहूं कि क्या वो मेरे कॉलेज पर एक अलग लेख लिख सकता है। यदि वाराणसी का कोई प्रतिष्ठित अखबार गंगा टेक के बारे में अच्छी बातें कह रहा होगा तो ये हमारे ओपनिंग के लिए बहुत बड़ी बात होती, लेकिन मेरे पास उसका मोबाइल नंबर नहीं था। मैं बड़ी आसानी से आरती से उसका नंबर ले सकता था, लेकिन मैं उसे कॉल नहीं करना चाहता था। मैं अखबार को कैंपस बिल्डिंग में ले गया। मेरे ऑफिस में अभी तक फर्नीचर का बंदोबस्त नहीं हो पाया था। मैं प्लास्टिक की एक कुर्सी पर बैठ गया और खुद को याद दिला रहा था कि मुझे कारपेंटर को बुलाना है। मैंने अपने फ़ोन कॉन्टेक्ट्स को देखा। आरती का नाम उनमें सबसे पहले आता था क्योंकि उसके नाम में 2 ए थे। मैं उसे केवल इसीलिए कॉल कर रहा हूँ ताकि राघव का नंबर हासिल कर सकूँ। मैंने उसे फ़ोन लगाने का साहस करने से पहले खुद से कई बार ये कहा। 4 रिंग जाने के बाद उसने फ़ोन उठाया। हे, व्हाट ए सरप्राइज,
उसने कहा। हाय कैसी हो, मैंने कहा। हालांकि मैं उससे इस तरह की बातें नहीं करना चाहता था, लेकिन एकदम से मतलब की बातें कहना भी तो ठीक नहीं था। बहुत अच्छा तो नहीं महसूस कर रही हूँ, बट दैट्स ओके, उसने कहा। तुम कैसे हो? पार्टी में तुमसे बात करके अच्छा लगा था। मुझे लगा कि मुझे उससे पूछना चाहिए था कि वो बहुत अच्छा क्यों नहीं महसूस कर रही है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं पूछा। अच्छा सुनो, तुम्हारे पास राघव का नंबर होगा, मैंने कहा। ऑफ कोर्स है, तुम्हें क्यों चाहिए? मैंने आज अखबार में उसका एक लेख पढ़ा, एजुकेशन के बारे में है, मुझे अच्छा लगा, इसीलिए उसे बात करना चाहता था। ओह श्योर, उसने कहा, वो बहुत खुश होगा। उसने मुझे नंबर लिखा दिया। थैंक्स आरती, मैंने कहा। तो बाद में बात करें। तुम ये नहीं पूछोगे कि मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा, उसने कहा। जब कोई लड़की आपसे ये सवाल पूछे तो आपको हाँ ही कहना चाहिए। बिल्कुल पूछना चाहूँगा। क्या बात है, मैंने कहा। मॉम और डैड नहीं चाहते कि मैं बनारसी से कहीं जाऊँ, उसने कहा। रियली? फिर तुम एयरलाइन में कैसे काम करोगी, मैंने कहा। वही तो, मैं यहाँ करूँगी क्या? बोट होस्टेस बनूंगी। उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करो, मैंने कहा। मेरे पास और कोई बेहतर सजेशन नहीं थी। वे लोग नहीं सुनेंगे। शायद मुझे घर से भागना पड़े। पागल हो गई हो क्या, मैंने कहा। तुम उनसे बात करोगे, उसने कहा। मैं? हाँ, क्यों नहीं? आखिर मैं हूँ कौन? राघव बेहतर रहेगा, है ना, मैंने कहा। राघव? वो तो खुद नहीं चाहता कि मैं यहाँ से जाऊँ। फिर वो अपने अखबार में इतनी बिजी है, वो तो मुझसे ही नहीं मिल सकता। मेरे पेरेंट्स से क्या मिलेगा? तुम्हारा और कोई अच्छा दोस्त नहीं है? एम्बिशन एकेडमी से कोई, मैंने कहा। या शायद तुम्हारा कोई फैकल्टी? इसका मतलब तुम नहीं करना चाहते, है ना, उसने कहा। नहीं, मुझे बस लगता है कि मैं ये काम करने के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति नहीं होऊंगा। फाइन, उसने कहा। लड़कियों की भाषा में फाइन का मतलब व्हाटएवर और गो टू हेल के बीच में कुछ होता है। ओके, साइट इंजीनियर मुझे बुला रहा है। मैं झूठ बोल गया। मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। मैंने फ़ोन रख दिया। मैंने अपना फ़ोन का ड्यूरेशन चेक किया। मैंने उससे 7 मिनट 20 सेकंड बात की थी। मुझे लगा कि मुझे उसे एक बार फिर कॉल करके उसे बताना चाहिए कि वो किस तरह अपने पेरेंट्स को समझाए। शायद मुझे उसके पेरेंट्स से मिल ही लेना चाहिए। आखिर उसने इतने सारे लोगों में से मुझे ही ऐसा करने को कहा है। मैं रीडायल का बटन लगभग दबा ही चुका था कि मैंने अपने आप को संभाला। उसके करीब जाकर केवल दुख ही मिलेगा। वो राघव की है और उसकी जिंदगी में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। मैंने खुद को झिड़का। मैंने राघव को फ़ोन लगाया। उसने फौरन फ़ोन उठा लिया। हाय, इट्स गोपाल, मैंने कहा। ओ हाय, उसने कहा। व्हाट्स अप बडी? उस दिन पार्टी में आने के लिए शुक्रिया। यू आर वेलकम। वे छोटे मोटे मसलों पर ही सही, लेकिन मुझे लिखने का मौका दे रहे हैं। मैंने आज तुम्हारा लेख पढ़ा, बहुत अच्छा था। तुमने पढ़ा? वाह, थैंक्स। तुमने अपने लेख में गंगाटेक का नाम लिया, उसके लिए थैंक्स। ओह, वो टेबल तो हमारी रिसर्च टीम ने बनाई थी। तुम्हारा कॉलेज जल्द ही खुलने वाला है ना? हाँ, लगभग बनकर तैयार है। तुम एक बार आकर देखना चाहोगे? शायद तुम गंगाटेक पर ही एक पूरी स्टोरी कर सको। हाँ, कर तो सकता हूँ, राघव ने कहा। उसकी आवाज़ में झिझक थी। हालांकि शायद हमारी पॉलिसी किसी एक कॉलेज के बारे में लिखने को ना हो। ओ, तब तो रहने दो, मैंने कहा। मैं वैसे भी उसका फेवर लेना नहीं चाहता था, लेकिन मैं तुम पर एक स्टोरी कर सकता हूँ। मुझ पर? हाँ, वाराणसी का एक नौजवान तो जल्द ही एक कॉलेज खोलने जा रहा है। ये वाकई दिलचस्प होगा और हम उस इंटरव्यू में गंगाटेक के बारे में भी बात कर सकेंगे। मैं तो उस कॉलेज में एम्प्लॉय जैसा ही हूँ, मैंने कहा। विधायक शुक्ला कॉलेज के वास्तविक मालिक है ना, राघव ने कहा। हाँ, वे ट्रस्टी हैं और कॉलेज बनाने के लिए उन्होंने ही पैसे दिए हैं। वेल, उन्होंने फंड्स अरेंज किए हैं, मैंने कहा। कहाँ से, राघव ने कहा। मुझे उसकी ये पूछताछ अच्छी नहीं लगी। वे बहुत ही चैरिटेबल लोगों को जानते हैं, मैंने कहा। खैर, तो तुम मेरा इंटरव्यू करना चाहते हो? ठीक है, ये भी चलेगा। ऑफ कोर्स मैं करूँगा। तुम कब इंटरव्यू देना चाहोगे? अगले शुक्रवार को। मेरे कॉलेज में इंस्पेक्शन होना है, उसके बाद। शायद वीकेंड में, मैंने कहा। श्योर, मिलते हैं। कहाँ आओगे? दैनिक के ऑफिस में? नहीं, तुम मेरे ऑफिस में आ जाओ। मैंने मेरे ऑफिस पर जोर देते कहा। मेरे पास अब एक बहुत बड़ा ऑफिस है बडी, मैं उसे बताना चाहता था। और श्योर, तुम्हारा कैंपस कहाँ है?
शहर से 10 किलोमीटर बाहर लखनऊ हाईवे पर तुम्हें अपने दाईं ओर एक बोर्ड दिख जाएगा। मैं कैंपस बिल्डिंग से बाहर चला आया। मैंने अपने कॉलेज की 3 मंजिला इमारत को गौर से देखा। एक हफ्ते में हमें उसे ग्रे पेंट कर देना था। मेरे फ़ोन की घंटी बजी। बेदी का कॉल था। यस बेदी सर, मैंने कहा। मैंने कल इंटरव्यू के लिए 7 सॉलिड फैकल्टी मेंबर्स तैयार कर रखे हैं। तुम्हारे पास टाइम है? टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। मैं दिन भर साइट पर ही रहता हूँ। तुम उन्हें यहाँ ला सकते हो? बिल्कुल नहीं, हमें उनके घर जाना होगा। उस एरिया में 3 और कॉलेज खुल रहे हैं, उनके पास ऑफर से हमें उन्हें फुसलाना होगा, उसने कहा। मैंने गहरी सांस ली। हर दिन एक नई चुनौती मेरे सामने आ जाती थी। ठीक है, मैं शुक्ला जी के ऑफिस से एक कार अरेंज कर लूँगा, मैंने कहा। हम ठीक 8 बजे अशोक नगर में प्रोफेसर MC श्रीवास्तवा के घर पहुंच गए। IIT इलाहाबाद से रिटायर्ड इस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोफेसर ने हमें सही समय पर पहुंचने की हिदायत दी। हम चाहते थे कि हमारा डीन यदि IIT से नहीं तो NIT से तो हो ही। भोपाल के रिटायर्ड NIT प्रोफेसर से हमारी डील तकरीबन फाइनल हो चुकी थी, लेकिन उसे इंदौर में घर के पास एक बेहतर ऑफर मिल गया। प्रोफेसर श्रीवास्तवा IIT के गोल्ड स्टैंडर्ड थे और उन्हें 30 साल का तजुर्बा था। सोने की हर चीज की तरह उन्हें भी सस्ते दामों पर नहीं पाया जा सकता था। 2 लाख रुपए महीना, मैंने कहा। लेकिन हमने तो अभी कॉलेज शुरू ही नहीं किया है। प्रोफेसर की पत्नी मिसेस श्रीवास्तवा ने नाश्ते के लिए हमें चाय और पोहा सर्व किया। निगोशिएशन में वे भी शामिल हो गई। श्री अम्मा कॉलेज से भी ऑफर मिला है, 1.5 लाख रुपए प्लस ड्राइवर सहित एक कार, उन्होंने कहा। मैडम, हम जिस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं वो हमारी फीस को कंट्रोल करती है, मैंने कहा। फिर हम नए हैं, मुझे ये भी नहीं पता कि एडमिशन कैसे होंगे। ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, मिसेस श्रीवास्तवा ने कहा। बात तो सही थी। बेदी बीच में कूद पड़ा। आपकी जो भी रीजनेबल जरूरतें हो हमें बताइए, हम एकोमोडेट करेंगे, उसने कहा। लेकिन हमारे पास लिमिटेड बजट है, मैंने कहा। श्रीवास्तवा ने अपनी चम्मच नीचे रख दी। तुम कौन हो? उन्होंने मुझसे पूछा। मालिक के बेटे, मैं ही मालिक हूँ, गोपाल मिश्रा। कॉलेज मेरे ही हाथ में है, मैंने कहा। और शुक्ला जी, क्या सारे फैसले वे ही नहीं लेते? वे साइलेंट ट्रस्टी हैं, मैंने कहा। फैसला मैं लेता हूँ। प्रोफेसर ने मेरी इस गुस्ताखी से हैरान होकर मेरी ओर देखा। मिस्टर मिश्रा, डीन बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं AICT वालों को जानता हूँ। यदि मैं कॉलेज में हूँ तो समझो इंस्पेक्शन पूरा हो गया, श्रीवास्तवा ने कहा। AICT में हमारी भी सेटिंग है, मैंने कहा। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। यदि मैं आपको हाई पैकेज दूंगा तो फैकल्टी के दूसरे मेंबर्स भी इतना ही मांगेंगे। मैं अपनी सैलरी किसी को नहीं बताऊंगा, उन्होंने कहा। इस बात को भला कैसे छुपाया जा सकता है? सारे डिटेल्स तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास होंगे, मैंने कहा। केस में पूरी सैलरी मत देना, श्रीवास्तवा ने कहा। टेबल पर खामोशी पसर गई। उन्होंने फौरन एक सोल्यूशन बता दिया था। इससे प्रैक्टिकल डीन खोजना मुश्किल था। फिर कितना देना होगा, मैंने कहा। 50%, शायद इससे ज्यादा, उन्होंने कहा। इससे मेरा टैक्स भी बचेगा और किसी को मुझसे जलन भी नहीं होगी। इनफैक्ट मेरी ऑन पेपर सैलरी तो टीचर से भी कम होगी। हमें पता था कि हम सही जगह आए हैं, बेदी ने कहा। फाइन, मैंने कहा। हम प्रति माह 1 लाख कैश और 70,000 चेक से भुगतान करने पर राजी हुए। नए डीन ने फौरन काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने हमारे सामने प्रस्ताव रखा कि वे अन्य फैकल्टी हायर करने में हमारी मदद कर सकते हैं। इन फैकल्टी की सैलरी 30,000 से 80,000 रुपया प्रति माह तक होगी और ये उनके अनुभव और उनकी डिग्री पर डिपेंड करेगा। मैं सैलरी के अलावा फैकल्टी खोजने की फीस भी लूंगा, हर व्यक्ति पर 10,000 रुपया। दैट्स फाइन। आप कब शुरू कर सकते हैं, मैंने कहा। एनी टाइम, उन्होंने कहा। मैं हफ्ते में 3 दिन कैंपस आऊंगा। 3 दिन, मैंने कहा। आप कॉलेज के डीन हैं, आपके बिना कॉलेज कैसे चलेंगे? मैं डीन हूँ, इसीलिए 3 दिन, नहीं तो हफ्ते में 1 दिन भी काफी है। क्या, मैंने कहा। प्राइवेट कॉलेज में कौन सा फैकल्टी रोज पढ़ाने जाता है? डोंट वरी, मैं AICT या इंस्पेक्शन को बोल दूंगा कि मैं रोज आता हूँ, लेकिन फैकल्टी को कौन मैनेज करेगा? ये कौन देखेगा कि क्लासेस समय पर लग रही है या नहीं, या स्टूडेंट्स को ठीक से पढ़ाया जा रहा है या नहीं, मैंने कहा। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मुझे नहीं पता था कि कॉलेज का डीन ऐसा होता है। ये प्राइवेट कॉलेज है, हम मैनेज कर लेंगे। बेदी जी, इसको समझाओ काम कैसे होता है।
श्रीवास्तवा ने खीसे निपोड़ते हुए कहा। बेदी ने अपनी चाय खत्म की और सिर हिलाकर हामी भरी। यकीनन हम टीचिंग अरेंजमेंट्स और बाकी चीजें बाद में देख लेंगे। अभी तो हमारा फोकस इंस्पेक्शन पर है और उसके बाद एडमिशन पर। बाद में सीनियर स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। ऐसा बहुत से कॉलेज में होता है। मिसेस श्रीवास्तवा ने टेबल साफ की। हम बैठक खाने से चले आए। तुम्हारी एडमिशन स्ट्रेटेजी क्या है? श्रीवास्तवा ने पूछा। हम सभी अखबारों में विज्ञापन दे रहे हैं, कैरियर फायर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हम स्कूल और कोचिंग क्लासेस में भी जा रहे हैं। मैंने कहा। स्कूल में किस लिए जा रहे हो? उन्होंने पूछा। हम स्कूल में जाकर अपने कॉलेज के बारे में प्रेजेंटेशन देंगे। मैंने कहा। प्रेजेंटेशन से क्या होगा? तुमने प्रिंसिपल को फिक्स किया? श्रीवास्तवा ने पूछा। हम कर लेंगे, डोंट वरी, बेदी ने कहा। क्या कर लेंगे? मैंने कहा। जब बेदी मुझे पहले से कोई चीज नहीं बताता था तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं तुम्हें समझा दूंगा, अब चलो, हमारी दूसरी मीटिंग्स भी है, बेदी ने कहा और उठ खड़ा हुआ। थैंक्स, शुक्रवार को मिलते हैं। श्रीवास्तवा हमें बाहर छोड़ने आए। मुझे अपनी पहली सैलरी कब मिलेगी? उन्होंने पूछा। मैं घर पर कैश भिजवा दूंगा, मैंने कहा। हमें 5 और फैकल्टी प्रोस्पेक्टस से मिलना था। शुक्ला जी ने हमें कॉलेज के काम के लिए खास तौर पर एक इनोवा कार दी थी। हम एक रिटायर्ड केमिकल इंजीनियरिंग प्रोफेसर से मिलने मुगल सराय पहुँचे। मुझे इस बात से बहुत राहत मिली है कि हमने डीन पटा लिया। कार के हाईवे पर पहुंचते ही बेदी ने कहा। मुझे तो वो मिस्टर डीन से ज्यादा मिस्टर डीन लग रहा था, मैंने कहा। वो पहले भी प्राइवेट कॉलेजों में काम कर चुका है, उसे पता है कि उसकी डिमांड है। उसकी बातों को दिल पर मत लो, बेदी ने कहा। और स्कूल के प्रिंसिपल को फिक्स करने का क्या मतलब था? मैंने कहा। बच्चे स्कूल के बाद कहाँ जाएंगे ये बहुत कुछ स्कूलों पर ही निर्भर करता है। कई बच्चे IIT और NIT के लिए कोशिश करते हैं लेकिन अधिकतर कामयाब नहीं हो पाते। वे बच्चे कहाँ जाते हैं? कहाँ? मैंने पूछा। बस यही से हमारा काम शुरू होता है। प्राइवेट कॉलेज इंजीनियर बनाने का आपका सपना पूरा कर सकते हैं, भले ही एंट्रेंस एग्जाम ना क्लियर किए हो। बस प्रॉब्लम यही है कि आजकल इतने सारे प्राइवेट कॉलेज हो गए हैं कि स्टूडेंट के लिए चुनना बहुत मुश्किल साबित होता है। मैंने ड्राइवर से कहा कि वो AC का तापमान और कम कर दे ताकि बाहर के 40 डिग्री तापमान का मुकाबला किया जा सके, मैंने कहा। तब बच्चे स्कूल टीचर्स और प्रिंसिपल से राय लेते हैं। आखिर वे और किस पर भरोसा करेंगे? ठीक है, मैंने कहा। तो हम प्रिंसिपल से कह देते हैं कि वे हमारे कॉलेज के सिफारिश कर दे। एग्जैक्टली, तुम स्मार्ट हो, बेदी ने कहा। शायद बैंक में। तो क्या हमें उन्हें भी पैसा खिलाना पड़ेगा? मैंने कहा। हाँ, लेकिन वे कभी इसे घूस खाना नहीं कहते। इसका एक बड़ा सीधा सा हिसाब है। हम उन्हें हर एडमिशन के 10% हिस्सा कमीशन के रूप में दे देते हैं। कमीशन और रिश्वत में अंतर होता है। हम 10% तो हर किसी को देते हैं ना। कोचिंग क्लासेस, कैरियर फेयर या जो भी कॉलेज चलाने हमारी मदद करता हो, 10% ना, मैंने कहा। तुम मीडिया प्लान के बारे में क्या सोच रहे हो? क्यों? उसने कहा। मेरे विचार मीडिया प्लानिंग से राघव और फिर आरती तक चले गए। कितनी अजीब बात है कि हमारा दिमाग एक चीज से दूसरी चीज इस तरह कनेक्ट करता रहता है और वही पहुंच जाता है जहां वो जाना चाहता है। बेदी बता रहा था कि हम फर्स्ट बैच के 200 स्टूडेंट का बंदोबस्त कैसे करेंगे, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और चला गया। मैं कार से बाहर देख रहा था और याद कर रहा था कि राघव की बालकनी में मेरी ड्रिंक पीते समय आरती के बाल कैसे उड़ रहे थे। जब आप केवल एक ही लड़की के बारे में सोच पाते हो और वो किसी और की हो तो जिंदगी बहुत दर्दनाक हो जाती है। मैंने अपने ऑफिस की खिड़की से राघव को कैंपस से घुसते देखा। मैंने कारपेंटर पर चिल्ला कर सही समय पर मेरे ऑफिस डेस्क और कुर्सियां फिनिश करवाई थी। यदि विजिटर सोफा को छोड़ दिया जाए तो अब मेरा ऑफिस पूरी तरह से तैयार था। एयर कंडीशनर चालू हो गया था। मैंने उसकी कूलिंग को मैक्सिमाइज कर दिया ताकि राघव को पता चल जाए कि मेरे ऑफिस रूम में AC लगा है। मैंने अपने आसपास फाइलें बिछा ली। वो आया और अधखुले दरवाजे पर दस्तक दी। यस, मैंने कहा और ऊपर देखा। 2 बजे मिलने का समय तय हुआ था ना, राघव ने कहा। उसने एक सफेद शर्ट और नीली जीन्स पहन रखी थी। हाय राघव, सॉरी, मैं इतना बिजी रहता हूँ कि कभी कभी मुझे वक्त का ख्याल ही नहीं रहता, मैंने कहा। वो मेरे सामने बैठ गया। मैं डायरेक्टर की चेयर पर बैठा था। मैं सोचने लगा कि क्या उसने इस पर ध्यान दिया है या नहीं कि मेरी कुर्सी उसकी कुर्सी से कितना शानदार और आरामदेह है। उसने अपना नोटपैड, पेन और कुछ प्रिंट आउट्स निकाले। मैंने कुछ रिसर्च की है। मैं कॉलेज के बारे में जो भी जान सका वो तुम्हें ज्यादा नहीं मिलेगा।
हमारा कॉलेज नया है, मैंने कहा। हाँ, लेकिन मुझे कॉलेज के एक ट्रस्टी के बारे में बहुत जानकारियाँ मिली। शुक्ला, जाहिर है वे लोकप्रिय राजनेता हैं, लेकिन वे वास्तव में फंक्शनिंग में इन्वॉल्व नहीं है। हालांकि वे दूसरी अनेक चीजों में इन्वॉल्व है। राघव प्रिंटआउट्स पर सवाल लिखने लगा। चाय लोगे, मैंने कहा। उसने सिर हिलाकर हामी भरी। मैंने घंटी बजाई। मैंने पियून से पहले ही कह दिया था कि स्पेशल गेस्ट को बोन चाइना कप्स में चाय दिया जाए। ऐसा नहीं है कि राघव स्पेशल की श्रेणी में आता था, लेकिन मैं उसे जताना चाहता था कि हम अपने मेहमानों को फैंसी कप में चाय पिलाते हैं। उसने मेरे 20 बाय 18 फीट के बड़े से ऑफिस को देखा। मैं उससे पूछना चाहता था कि क्या उसके अखबार में किसी का ऑफिस इतना बड़ा है, लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। मेरे पीछे कैंपस का एक आर्टिकल मॉडल रखा था जिस पर उसकी नजर पड़ी। मैं इसे देख सकता हूँ? उसने पूछा। शो, मैंने कहा और उछलकर खड़ा हो गया। चलो, मैं तुम्हें सारी सुविधाएं दिखा देता हूँ। मैंने उसे कैंपस का लेआउट समझाया। यहाँ हॉस्टल से हम बेंचेस बढ़ाने के साथ ही रूम्स बढ़ाते जाएंगे। क्लासरूम और फैकल्टी ऑफिसेस यहाँ हैं, मेन बिल्डिंग में जहाँ हम अभी हैं। लैब्स एक दूसरी बिल्डिंग में है। लैब के सभी उपकरण इम्पोर्टेड हैं। फैकल्टी का रेशियो क्या होगा? राघव ने जल्दी जल्दी नोट्स लेते हुए पूछा। हम कोशिश कर रहे हैं कि 15 स्टूडेंट पर 1 से अधिक टीचर्स ना हो, मैंने कहा, जो कि AICTI के नॉर्म से बेहतर है। हम BHU से भी बेहतर कॉलेज बनाना चाहते हैं। उसने मेरी ओर देखा। हमारा लक्ष्य केवल, आखिर कोई और कॉलेज ऐसा नहीं है जिससे होड़ की जा सके, मैंने कहा। उसने मेरी बात के समर्थन में कंधे उचका दिए। चाय आई। पियून को कहा था कि वो कम से कम 5 स्नैक्स सर्व करे। वो चाय के साथ नट्स, बिस्किट्स, समोसा, आलू की चिप्स और कटे हुए फल भी लाया था। तो चाय नहीं, पूरा खाना है, राघव ने कहा। प्लीज नाश्ता कर लो, हम इंटरव्यू बाद में जारी रखेंगे, मैंने कहा। हम चुपचाप खाते रहे। मैं उससे कॉलेज के अलावा किसी और विषय में बात नहीं करना चाहता था। उसने खाते खाते अपनी नोटपैड उठाई। इस कॉलेज में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है? उसने पूछा। बहुत सारा। इंजीनियरिंग कॉलेज बनाना सस्ता सौदा नहीं है, मैंने कहा और हंस पड़ा। मैंने उसे कोई भी वास्तविक आंकड़े नहीं बताए। फिर भी एग्जैक्टली कितना? उसने कहा। कहना मुश्किल है। मेरी जमीन थी, लेकिन यदि इसको खरीदना पड़ता तो तुम अंदाजा लगा ही सकते हो। और इसके लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ती? ये तो एग्रीकल्चर लैंड है ना, उसने कहा। हाँ, ये तो तुम जानते ही हो राघव। बाबा का कोर्ट केस याद है ना? तुम ये जमीन अपने रिलेटिव से हासिल कर ली, उसने कहा। हाँ, लेकिन ये इंटरव्यू का हिस्सा नहीं है, ठीक? मैंने कहा। नहीं है, लेकिन बताओ ना, ये एग्रीकल्चर लैंड रिजोन कैसे हो गया? हमने अप्लाई किया था, BNN ने अप्रूव कर दिया, मैंने कहा। उसने नोट्स लेना जारी रखा। हमारे यहाँ हर चीज अप्रूव्ड है। मैंने शायद बहुत रक्षामत होते हुए कहा। शुक्ला जी की वजह से? उसने पूछा। नहीं, मैंने कुछ खींचते हुए कहा, क्योंकि हमने प्रोसीजर्स को फॉलो किया था, इसीलिए। फाइन। जमीन के अलावा कॉलेज बनने में कितनी लागत आई है? उसने पूछा। शायद मैं अभी इस बारे में नहीं बता सकता। आखिर ये एक प्रतिस्पर्धात्मक जानकारी होगी, लेकिन हमारे कैंपस में आने वाला कोई भी आदमी बता सकता है कि ये एक बेहतरीन कैंपस है। 5 करोड़ से ज्यादा। उसने बात जारी रखी। मुझे अटकलों के इस खेल में शामिल नहीं होना चाहिए था। हाँ, मैंने कहा। 10 से भी ज्यादा, उसने कहा। कितना पैसा लगा है? इससे क्या फर्क पड़ता है, मैंने कहा। पैसा कहाँ से आया? उसने पूछा। ट्रस्टी और उनके एसोसिएट से। के एसोसिएट से? शुक्ला के या तुम्हारे? उसने पूछा। मैंने अपनी जमीन दी। शुक्ला जी ने अपने शहर के भले के लिए फंड्स का बंदोबस्त कराया। हम नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट हैं, मैंने कहा। क्या तुम्हें पता है कि विधायक शुक्ला ने फंड्स कहाँ से अरेंज करवाए? राघव ने अपनी डायरी से नजर उठाए बिना पूछा। नहीं, और मुझे नहीं लगता कि मुझे ये जानना चाहिए। ये उनकी और साथियों की निजी कमाई का पैसा है। क्या तुम्हें पता है कि शुक्ला गंगा एक्शन प्लान घोटाले में इन्वॉल्व रहा है? उसने कहा। नहीं राघव, मैं गंगा टेक के अलावा किसी और चीज पर कमेंट नहीं करूंगा। यदि तुम्हें पहले ही सारी जानकारी है तो हम इस इंटरव्यू को यहीं खत्म कर सकते हैं। राघव ने अपना पेन रोक दिया। आई एम सॉरी, ठीक है, मेरा काम हो गया। घबराओ मत, मैं वैलेंस पीस ही लिखूंगा। थैंक्स। चलो तुम्हें बाहर तक छोड़ाऊं। हम कैंपस के गेट तक साथ साथ चले। वो एक पुराने स्कूटर पर आया था जो उसके पिता का था। यदि तुम कहते हो तो मैं तुम्हें लेने अपनी कार भिजवा देता, मैंने कहा। बाहर बहुत गर्मी है। इट्स फाइन, मुझे बहुत सी जगहों पर जाना है, उसने कहा और हेमलेट पहन लिया। तुम इंजीनियरिंग को मिस करते हो?
मैंने पूछा। ये मेरा उससे पहला सामान्य सवाल था। नहीं तो मुझे लगता है मैं कभी इंजीनियर बन ही नहीं पाया, उसने कहा। मुझे लगा फाइनल पंच मारने का सही समय आ गया है। तुम BHU से हो, हमारे फैकल्टी लिस्ट में तुम्हारा नाम होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। ज्वाइन करोगे? मैंने कहा। हाँ, मैं उसे अपना यहाँ रख सकता था। BHU ने भले ही मुझे ना लिया हो, लेकिन मैं उनके ग्रेजुएट्स को अपने यहाँ रख सकता था। मैं फैकल्टी? नो वे। फिर मेरे पास पहले ही एक जॉब है, उसने कहा और स्कूटर पर बैठ गया। तुम्हें कॉलेज आने की जरूरत नहीं होगी। इंस्पेक्शन में मेरी मदद करो और फिर बस हफ्ते में एक बार चले आना, मैंने कहा। वो अपना स्कूटर चालू करने ही वाला था, लेकिन बीच में ही रुक गया। वो मेरे शब्दों को ध्यान से सुनने लगा। हम अच्छा से पे करते हैं, शायद तुम्हारे अखबार से ज्यादा, मैंने जोड़ दिया। वो मुस्कुराया और सिर हिलाकर मना कर दिया। क्यों नहीं? मुझे उसका इतनी आसानी से मना कर देना बुरा लगा था। मैं किसी कॉर्पोरेट एंटरप्राइज का हिस्सा नहीं बन सकता। क्या? ये शुक्ला का कॉलेज है, ये मेरा कॉलेज है, मैंने उसका विरोध करते हुए कहा। मैं जानता हूँ कि तुम ये कॉलेज चलाओगे, लेकिन इसके पीछे वही है ना? तो तुम हमें कॉर्पोरेट कैसे बोल सकते हो? हमारा कॉलेज तो अभी खुला भी नहीं है। यह कॉलेज भ्रष्टाचार से कमाए गए पैसों से बना है। मैंने 3 साल तक जी तोड़ मेहनत करके ये कॉलेज बनवाया है राघव। 3 साल, जिनमें रविवार के दिन भी शामिल है। तुम इस तरह की बातें कैसे कह सकते हो? शुक्ला पर आरोप है कि उसने गंगा एक्शन प्लान में 20 करोड़ रुपए का घोटाला किया। ये सरकार का पैसा है जो हमारी नदी की सफाई के लिए दिया गया था। वो केवल एक आरोप था जो कभी साबित नहीं हो सका, मैंने कहा। उसके बाद उसने कई प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट किए, जिनमें ये कॉलेज भी शामिल है। मुझे तो भरोसा नहीं था कि तुम ये सारी बातें नहीं देख समझ पाए। आखिर ये राजनेता के पास इतना पैसा हो सकता है? वो तो बहुत ही मामूली घर से आया इंसान है। क्या तुम भ्रष्टाचार को साबित कर सकते हो? मैंने कहा। अभी तो नहीं, लेकिन क्या तुम श्योर हो कि उसने कभी कुछ नहीं किया? उसने पूछा। अब मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सका। तुम जल रहे हो, मैंने कहा। क्या तुम इसीलिए जल रहे हो क्योंकि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ? ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि आखिर मेरे AI रैंक तुमसे कम थी। सही है ना मिस्टर जेई? इजी बडी, ये पर्सनल मैटर नहीं है, उसने कहा और अपना स्कूटर चालू कर लिया। पर्सनल नहीं तो क्या मिस्टर रिपोर्टर, ये मेरा काम है कि मैं सच्चाई का पता लगाऊं, बस इतनी सी बात है। इससे पहले कि मैं कोई जवाब दे पाता वो वहां से चला गया। वो अपने पीछे धूल का गुब्बार छोड़ गया जो मेरी आंखों में चुभ रहा था। पिछले 1 साल में कोई और चीजें मुझे इससे ज्यादा नहीं चुभी थी।